हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जीपैट 2026 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। हम जानते हैं जीपैट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों ने ये फॉर्म फिल कर भी दिया होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी परेशानी झेल रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से नहीं पढ़ा है। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए इस काम को आसान मैं कर देता हूं। आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में बताऊंगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है और प्लस वो चेंजेस बताऊंगा जो इस बार होने वाले हैं जीपैट 2026 के अंदर, जो शायद पहले नहीं होते थे। वो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए मैं अब चलता हूं डायरेक्टली एनबीएमएस की वेबसाइट पर और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा कहां से। जब आप जाओगे एग्जामिनेशन में जीपैट के अंदर, यहां पर जाते हैं हम लोग, क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे दिखता है क्लियरली कि हाँ भाई जीपैट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है और यहीं पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन हमको दी गई है। राइट, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन हमारे पास है। इसको मैंने शॉर्टकट किया हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, सबसे पहले आपको ये देखने के लिए मिलता है कि जो जीपैट का एग्जाम है वो 7 मार्च को होने वाला है और जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने हैं वो 23 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 12 जनवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 12 जनवरी जो है वो लास्ट डेट होने वाली है। 12 जनवरी 2026 रात के 11:55 तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। उसके बाद यहां पर एडिट विंडो फॉर ऑल पेमेंट सक्सेस एप्लीकेशंस वो 16 जनवरी से 19 जनवरी तक रहेगी। यानी कि इस टाइम पर एनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स कैन बी एडिटेड एक्सेप्ट नेम, नेशनैलिटी, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, टेस्ट सिटी। ये आप चेंज नहीं कर सकते, उसके अलावा कुछ कुछ चेंजेस आप उसमें कर सकते हो। देन सेलेक्टिव एडिट विंडो टू रेक्टिफाई डेफिशिएंट इनकरेक्ट इमेजेस। अगर आपके फोटोग्राफ आपने सही से अपलोड नहीं किया है, थंब जो दिया है आपने वो सही से उसकी इमेज नहीं दी है, तो वो सब चीजों के लिए, सिग्नेचर का इमेज अगर आपने सही नहीं दिया है तो उसके लिए करेक्शन विंडो खुलेगा 6 फरवरी से 9 फरवरी तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन उसके बाद फाइनल सेलेक्टिव एडिट विंडो जो होगी जिसमें आपको रेक्टिफाई करना है आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन। इसके बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। दैट विल बी अप टू 19th ऑफ फेब। राइट। देन उन्होंने बताया है कि इंटीमेशन ऑफ टेस्ट सिटी जो होगा वो आपको 24 फरवरी को बता दिया जाएगा। देन जो एडमिट कार्ड है वो 2 मार्च को आपको इशू कर दिया जाएगा, जहां से आपको आपका एग्जैक्ट सेंटर कहां है वो पता चल जाएगा। और एग्जामिनेशन डेट जो है वो 7 मार्च है और अप्रैल में तो आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। फीस के बारे में अगर मैं बात करूं तो फीस जो है, जो कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनके लिए 3500 है और जो कैंडिडेट एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं उनके लिए 2500 रुपये यहाँ पर फीस होने वाली है। यानी कि इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आया है। बहुत बच्चों ने लास्ट टाइम बोला था, मेल भी किया था, बट कोई सुनवाई नहीं हुई इस पर। फीस आपको 3500 या 2500 रुपये ही डिपेंड देनी पड़ेगी। डिपेंड करेगा इस बात पर कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। राइट। इसके अलावा अगर आपने फीस जमा कर दी अपनी, आप एग्जाम देने नहीं जा पा रहे हो या कोई भी वजह है, तो आपकी फीस रिफंड नहीं करेंगे। ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है यहाँ पर। आप बोलो कि मुझे अगली बार एग्जाम दूंगा उसमें एग्जाम फीस लगा लेना, ऐसा नहीं होगा। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यू शुड बी इंडियन सिटीजन, ये सबसे पहले यहाँ पर है। उसके बाद आप बी फार्म थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप बी फार्म फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर आप बी फार्म पास आउट स्टूडेंट हो सकते हैं। ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, बी फार्म थर्ड ईयर, बी फार्म फाइनल ईयर या फिर बी फार्म पास आउट। ये 3 कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो तीनों इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं ऑफिशियली। राइट। चलिए, देन उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो बीई या बीटेक कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल और फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी से, वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो वो एलिजिबल नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा मान लो आपने किसी तरह से एग्जाम दे भी दिया, आपने सेकेंड ईयर में हो और आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कहीं पर तो आप एलिजिबल नहीं होगे, कैंसिल कर सकते हैं आपके जीपैट के रिजल्ट को, कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। इसके पास ये चीजें हैं। राइट। देन आगे की बात करते हैं हम कि 7 मार्च को एग्जाम होने वाला कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ये सिंगल सेशन के अंदर एग्जाम होगा, ये भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। देन उन्होंने जो पहले
एनटीए से अडॉप्ट किया था एग्जाम पैटर्न, वही अभी भी फॉलो होने वाला है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एलाइड सब्जेक्ट 38 क्वेश्चन 152 मार्क्स, फार्मास्यूटिक्स एलाइड सब्जेक्ट 38, फार्माकोग्नोसी यहाँ पर फार्माकोग्नोसी के 10 क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी के 28, अदर सब्जेक्ट ऑफ बी फार्म 11, टोटल 125 500 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी वही सेम रहने वाली है कि 4 मार्क्स करेक्ट ऑप्शन पे, इनकरेक्ट रेस्पॉन्स पर 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 25% मार्किंग वहां पर नेगेटिव मार्किंग है, राइट। देन उसके अलावा जो हमारा पेपर है 125 क्वेश्चंस, उनको 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, ए बी सी डी ई। हर सेक्शन के अंदर 25 क्वेश्चंस होंगे और हर सेक्शन सिर्फ आपकी आंखों के सामने 36 मिनट्स के लिए ही रहेगा। जैसा पैटर्न लास्ट टाइम फॉलो हुआ था वैसा ही इस बार भी होगा। 5 सेक्शंस 25 क्वेश्चन होंगे हर सेक्शन में और हर सेक्शन 36 मिनट के लिए ही खुलेगा, राइट। ये भी यहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइमिंग में यहां पर चेंज आया है। टाइमिंग के चेंज की अगर मैं बात करूं तो इस बार आपका जो एग्जाम होने वाला है वो सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ये टाइम पहले 2 से 5 भी रहा है, 12 से 3 भी रहा है, बट इस बार आपका जो टाइम है दैट विल बी फ्रॉम 9 AM, यानी कि 7 मार्च को सुबह 9 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 12 बजे तक 3 घंटे के इसका टाइम होता है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है 7 बजे सुबह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। सुबह 7 बजे पहुंच जाना है आपको, और एंट्री जो होगी वो क्लोज हो जाएगी 8:30 बजे के बाद, किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। आपको कैंडिडेट लॉगिन का एक्सेस मिल जाएगा 8:45 पर, आपको कैंडिडेट्स लॉगिन टू रीड इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे 8:50 पर। 9 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा एग्जैक्ट। देन इन्होंने ये भी बताया कि इन केस अगर किसी बच्चे का सिस्टम बंद हो जाता है या फिर लाइट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसमें यह होगा कि आपका टाइमर वहीं बंद हो जाएगा और आपको एग्जैक्ट उतना ही टाइम मिलेगा जितना टाइम आपका लॉस होगा वहां पे। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये इनकी जिम्मेदारी है। ये कुछ स्टेप्स हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एडिट एप्लीकेशन इन विंडो इफ रिक्वायर्ड, रेक्टिफाई इमेजेस, ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बताई है ना। चलिए, देन एडमिट कार्ड जो है वो आपको बताया कि 2 मार्च को आपका रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपका जो एग्जैक्ट सेंटर होगा उसका लोकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप पहले से ही उस चीज को चेक करके रखना। इन्होंने एक और चीज बताई है कि भाई जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहां पर ऐड करोगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, वो आपके एसएमएस आते हो उस पर, मेल आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, इजी एक्सेस हो आपका। ऐसा ना हो पासवर्ड भूल गए या फिर मोबाइल ऐसा पापा का डाल दिए, पापा है ही नहीं वहां पे, तो ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो एसएमएस या ईमेल के थ्रू ही आएंगी। जब एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है आप डाउनलोड कर सकते हो, डेमो टेस्ट रिलीज हो चुका आप वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके। तो वो मोबाइल नंबर जो आपको यूज करना है वो बहुत सोच समझ के यूज करना है, आपका पर्सनल हो बहुत बढ़िया है। ईमेल आईडी ऐसा यूज करना जिसका आप एक्सेस नॉर्मली करते हो ईमेल आईडी का, राइट। ये होना। उसके बाद जब आप एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा तो एडमिट कार्ड पर आपको क्यूआर कोड मिलेगा, तो आपको एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट लेकर आना है। इसको भी बहुत कलर में ही बनाया है उन्होंने, तो इसका कलर प्रिंट आउट लेकर जाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्यूआर कोड वहां पर स्कैन होता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये चीज भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, राइट। देन आपको टाइम जो है उस टाइम पर पहुंचना है, क्योंकि एक बार अगर आपने टाइम पार कर दिया यानी 8:30 के बाद, सुबह के 8:30 के बाद आपको एंट्री वहां नहीं मिलेगी। ये बात याद रखना आप लोग, राइट। देन आगे अगर मैं बात करूं, एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगी वहां पे। एडमिट कार्ड जो आपका डाउनलोड होगा उसमें आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी कि आपका सेंटर कहाँ पे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से ले लेनी है। देन आगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका ये बार कोड के बारे में बोला इन्होंने, क्यूआर कोड जो होता है एडमिट कार्ड पर वो कलर होना चाहिए ताकि वो अच्छे से स्कैन हो सके। देन आपको वैलिड आईडी कार्ड लेकर जाना है और वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, और इन सब की इंफॉर्मेशन आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी फिल करनी है। तो ये आपके पास अगर नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते, नहीं, बट आपके पास एटलीस्ट जो आपका आधार कार्ड है वो होना चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आपके लिए वहां पर इंपॉर्टेंट होगा। एनी वन ऑफ द बिलो मेंशन गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडीज मस्ट बी ओरिजिनल वैलिडेट
नॉट एक्सपायर्ड, इनमें से कोई एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, राइट। हाँ, एक और चीज उन्होंने बोली है कि आपका जो आधार कार्ड आप लेकर जाओगे या फिर जो भी आप वहां पर लेकर जाते हो गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, वहां पर आपका फोटो क्लियरली दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो खुरच गया हो, बहुत खराब हो गया हो, क्लियरली आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि हाँ आप और आपका आधार कार्ड के अंदर जो फोटो है वो सेम है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसका भी ध्यान रखिएगा आप। और जितना हो सके आप कलर प्रिंट आउट ही लेकर जाइएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, राइट। चलिए, उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग के अंदर आपको ये देखना है कि आप कोई भी चीज ऐसी ना लेकर जाओ जैसे कि कैलकुलेटर, पेन, राइटिंग पैड। ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपका जब एग्जामिनेशन जो एडमिट कार्ड आ जाएगा उसमें भी मेंशन होती है, तब भी आपको सारी चीजें बता देंगे। फिलहाल अभी देख लेते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज जरूरी है और उससे पहले आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है वो भी देख लेते हैं हम लोग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जो आप अपना फोटो अपलोड करोगे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। दूसरी चीज वो 3 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। वो जितना अभी रिसेंट फोटो यूज कर सकते हो वो रिसेंट फोटो यूज करना। एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करोगे उस टाइम पर याद रखना ऐसे सिस्टम से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जिसमें कैमरा प्रेजेंट हो। कैमरा क्योंकि वहां पर आपका लाइव फोटो लिया जाएगा, तो ऐसे सिस्टम से ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना जिसके अंदर कैमरा प्रेजेंट हो, राइट। चलिए वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, बट फिलहाल ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ आईडी कैप्चर फोटोग्राफ कैंडिडेट विल बी एस्कॉर्टेड डेजिग्नेटेड कंप्यूटर टर्मिनल। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका स्टार्टिंग में, वहां पर जब पहुंचोगे आप। आगे की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है उस चीज को लेके, ये वाला वो है कि अगर आपने कोई एग्जाम के टाइम पर आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, कुछ भी सर्वर का इशू आता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको उतना ही टाइम मिल जाएगा। वो सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं, राइट। अगर आपको लाइक कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको चाहिए कि आपको मेडिसिन लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको आपका प्रिस्क्रिप्शन भी लेकर जाना पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा। आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाना पड़ेगा वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर पे। ये एग्जामिनेशन सिटी है, इन एग्जामिनेशन सिटी में से आप चूज कर सकते हो। यहाँ इन्होंने एकदम क्लियर शब्दों में मेंशन किया है, हिंदी में एकदम मेंशन किया है, पहले आओ पहले पाओ वाला। यानी कि जितनी जल्दी आप यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी के लिए फॉर्म फिल करोगे, अगर आपके एग्जामिनेशन सिटी में उतनी सीट्स अवेलेबल होंगी तो आपको वो एग्जामिनेशन सिटी मिल जाएगी, वरना आपको किसी दूसरे शहर में जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। यानी कि आप अगर बिलोंग करते हो, लेट अस सपोज आप यहाँ पर बिहार की मैं अगर एग्जांपल ले लूं, बिहार में आप चाहते हो कि मुझे मुजफ्फरपुर मिले, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं। यहाँ पर मान लो 30 सीट्स हैं और 30 बच्चों ने पहले ही फॉर्म फिल करके मुजफ्फरनगर को वहां पर प्रायोरिटी दी है कि मुझे मुजफ्फरपुर चाहिए। आप 31वें कैंडिडेट हो तो आपको मुजफ्फरपुर नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना आप, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं हर सेंटर पे। तो आपको याद रखना है कि जितनी जल्दी फॉर्म फिल कर लोगे चांसेस बढ़ेंगे आपके कि आपको वो सेंटर मिल जाए, राइट। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहले आओ पहले पाओ, ये बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। देन आपसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर रिजर्वेशन, सीट्स कितनी होंगी वहां पर, वो सारी चीजें भी यहाँ पे दी हुई हैं। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको चाहिए, ये मैं बता देता हूँ आपको। फिल द यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू जनरेट यूजर आईडी एप्लीकेशन आईडी। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सारी चीजें डालनी है। और डालने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पर आ जाएगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है बाद में, ठीक है। ये वीडियो भी मैं अलग से बनाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, राइट। ये डॉक्यूमेंट्स के लिए भी लिस्ट में बनाऊंगा। फिलहाल मैं इस चीज को पढ़ना चाहता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें है। रिजल्ट जो होगा वो आपका अनाउंस कर दिया जाएगा और आपके लिए कम से कम यहाँ पे 6 महीने वो रहता है, 6 महीने तक आप रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद वहां से वो हटा लेते हैं। जब रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा उससे पहले आपको ये टाइम दिया जाएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में कंप्लेन है, क्वेरी है, तो उसके लिए आपको 200 रुपए जमा करने पड़ेंगे पर क्वेश्चन। ये मुझे कभी पसंद नहीं आता, मैं चाहता हूं कि ये सिस्टम हटा देना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी क्वेश्चन पर क्वेरी रेज कर रहा है एंड इफ एनबीएमएस इज एक्सेप्टिंग दैट क्वेरी, तो उसको उस बच्चे को रिफंड करना चाहिए 200 रुपए, ये मेरा मानना है और ये होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि ये हो जाए, लिखेंगे भी इस चीज के लिए कि एनबीएमएस अगर अपनी गलती को मानता है तो फिर उस पैसे को उसको बच्चे को वापस करना चाहिए, ये मेरा मानना है, राइट। चलिए
उसके बाद 7 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा, आंसर की आपको मिल जाएगी, उसमें जो भी क्वेरीज होंगी उसमें आप कर सकते हो, 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। देन इनका वही कहना है कि इनका एमफार्म में एडमिशन होगा नहीं होगा, किस कॉलेज में होगा, उसका कोई लेना देना नहीं है, आपका रिजल्ट 6 महीने तक का रहेगा। थर्ड ईयर वाले भी यहाँ पर वो कर सकते हैं, कोई री इवेल्युएशन नहीं होगा आपकी सीट का, कोई भी वहां पर आप दोबारा नहीं चेक करवा सकते हो, रीचेकिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, राइट। चलिए, 3 साल की वैलिडिटी है, सेम जैसे स्कोर था, थर्ड ईयर में भी स्टूडेंट्स देते हैं तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल, 3 साल की वैलिडिटी यहाँ पे रहने वाली है उसकी। उसके बाद अगर मान लो 2 बच्चों का सेम स्कोर आता है तो फिर वो पहले ये देखेंगे कि नेगेटिव मार्क किसके कम है, उसके बाद अगर नेगेटिव मार्किंग भी सेम होती है तो फिर वो एज देखेंगे, एज भी अगर सेम होती है तो फिर वो 12th के मार्क्स देखेंगे। तो इस तरीके से यहां पर मेरिट लिस्ट बनेगी, ये वाली इंफॉर्मेशन भी इन्होंने दी है, राइट, ये वाली इंफॉर्मेशन भी दी है इन्होंने। उसके बाद अब आ जाओ इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कुछ नया है यहाँ पे कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा वो होगा 50 परसेंटाइल, यानी कि 50 परसेंटाइल तो आपको कट ऑफ क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हो। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 45 परसेंटाइल और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 45 परसेंटाइल रहने वाला है, राइट, राइट। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अपियर होंगे उसमें से 10% बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई होंगे। मान लो अगर 50,000 बच्चे ने एग्जाम दिया तो 5,000 बच्चे जो होंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे इस एग्जाम के अंदर ना, उस हिसाब से वो कट ऑफ लिस्ट बनाते हैं। देन यहां पर यह भी बताया गया है कि जो अनरिजर्व और अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उस 10% के अंदर, यानी कि जो 5,000 बच्चे होंगे उनमें से 40.5% बच्चे इस कैटेगरी के बिलोंग करेंगे, 7.5% एसटी कैटेगरी और प्लस एसटी प्लस पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए, एससी प्लस एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 15%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, और इन सब बच्चों को मिलाकर बनेगा आपका 10%, यानी कि 5,000 बच्चों में से अगर मैं बात करूं तो 40.5% बच्चे जो होंगे वो अनरिजर्व और अनरिजर्व प्लस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के होंगे, 7.5% बच्चे एसटी के और एससी के 15%, 27% ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के 10%, ये इन्होंने बात बोली है। ईच कैटेगरी के अंदर आपको बता दें कि 5% रिजर्वेशन कैंडिडेट उनके लिए है विद 40% और मोर डिसेबिलिटी, यानी आरपीडब्ल्यूडी के लिए 5% रिजर्वेशन है हर एक कैटेगरी के अंदर, राइट, ये बात इन्होंने यहाँ पे बता दी है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट टू प्रिपेयर लिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट जीपर शैल बी अंडर, ऐसे आएगा अनरिजर्व फॉलोड बाय अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी, इस तरीके से वहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्लियर। चलिए, देन उसके बाद इन्होंने जो नॉट क्वालिफाइड होंगे उनके सामने नॉट क्वालिफाइड दिख जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि इसमें नीचे बताया हुआ है कि कैसे आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उस टाइम पर ध्यान देना है चीजों के बारे में। एक तो समय हमारा चेंज हुआ, यहाँ पे समय बहुत इंपॉर्टेंट था, ये अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए एनबीएमएस से तो उस इंफॉर्मेशन के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बताया है। देन अब इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आप कैसे फॉर्म फिल करोगे, आपका फोटो जो है, जब जो भी आप फोटो अपलोड करोगे उसमें कम से कम आपको 70 to 80% फेस दिखना चाहिए, 70 to 80% फेस आपका दिखना चाहिए, डायमेंशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, और उसके बाद व्हाइट वहां पर बैकग्राउंड होना चाहिए, क्लियरली आपका फेस दिखना चाहिए, राइट, ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं यहाँ पे। और रिसेंट फोटो होना चाहिए, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब आप थंब लगाओगे, थंब का जो प्रिंट आप ले लो, मतलब थंब का जो इमेज आप बनाओगे वो लेफ्ट हैंड थंब का होगा, व्हाइट पेज पर ब्लैक इंक आप यूज करोगे, सिग्नेचर जो करोगे व्हाइट पेज पर ब्लैक इंक यूज करोगे, और उसकी इमेज को आप स्कैन कर कर ही अपलोड करोगे। उसके बारे में भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। ये फोटो देखो इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे ब्लर नहीं होना चाहिए फोटो, या फिर क्रॉप कर दो आपने ऊपर का हिस्सा हटा दिया, वो नहीं, इतना क्लियरली एकदम दिखना चाहिए वो फोटो, ये एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे साइड प्रोफाइल नहीं दिखाना है, एकदम क्लियर सामने से दिखाना है, राइट। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ नहीं चलेगा, कलर्ड फोटोग्राफ चलेगा यहाँ पे। ये सारे इन्होंने, इम्प्रॉपर फ्लैश और इम्प्रॉपर लाइटिंग नहीं चलेगी, इस तरीके से दिखना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड दिखना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे सेल्फी ले लियो इस तरीके से नहीं चलेगा वहां पे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई है कि ये सब चीजें नहीं होंगी, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेक्टेकल जो आपके जो चश्मे होंगे वो रिम ओवर आईज होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने अपने स्टाइल में लगा रखे चश्मे, उस चीज के हिसाब से नहीं होने चाहिए।
राइट। ये सिग्नेचर के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि सिग्नेचर नॉट इन रेक्टेंगल बॉक्स वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर बॉक्स में बना दिया। सिग्नेचर नॉट इन फुल, जीडीएस मत लिखना, तो शॉर्ट फॉर्म मत लिख देना, पूरा लिखना है आपको, राइट। उसको इनिशियल सर नो, ये ऐसे आप ना एम मार के ऐसे करते, ऐसा नहीं करते, पूरा नाम दिखना चाहिए प्रॉपर आपका। सिग्नेचर इन कैपिटल होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, उस तरीके से आपका एक्सेप्टेबल होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको शायद पढ़ लेनी चाहिए थी, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई जो इंपॉर्टेंट है। प्लस अब मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे क्या आपको फॉर्म फिल करना है एग्जैक्ट शुरू से लेके आखिर तक, कैसे आपका ओटीपी आएगा, कैसे आपको फिर वहां से मेल से जाके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड उठाना है, फिर उसको अंदर डाल के लॉगिन करके क्रेडेंशियल्स को, और फिर आपको आगे बढ़ना है, वो सारे स्टेप्स बताऊंगा मैं, राइट। ये कुछ कुछ परफॉर्मांस हैं जो आपको चाहिए, तो आप इनको यूज कर सकते हो, राइट। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर थी जीपैट 2026 के। बाकी अब मिलते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे फॉर्म फिल करना है, उसके लिए एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।